हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 10th की मैथ्स की बुक से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के ऊपर, और ये है एक्सरसाइज 1.2 जिसका मैं आज करवा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट से पहले मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसे सॉल्व भी किया था। अगर आपने भी वीडियो मिस कर दी है अगर या फिर किस 10th की क्लास की कोई और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 10th की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसे जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा साहब, मेरे ही नाम से। ठीक है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अगर कोई आपके डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी ये रही। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें है 6 पावर n, और आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो n है, n की वैल्यू है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये जो नेचुरल नंबर है, अगर इसकी जो वैल्यू है, क्या लास्ट डिजिट इसकी 0 आती है या नहीं आती है, ये आपको बताना है, ये आपको चेक करना है और फिर बताना है कि हाँ आ रही है या नहीं आ रही। ये मैं कहने का मतलब है आपको एक तरह से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद इस तरह से आपने सोल्यूशन लिखना है, और ये हो गया सोल्यूशन नंबर 5। ठीक है, अच्छा अब कंसीडर करके चलते हैं कि भाई अगर 6 पावर n की जो वैल्यू जो होगी, कोई भी वैल्यू आएगी और उसके लास्ट में 0 आता है, ये हम मान के चलते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ इफ, अगर ये हो सकता है ऐसा, इफ 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, अगर ये मान के चलते हैं 0, तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देखिए। अगर लास्ट में 0 आएगा तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट में 0 आने का मतलब है कि डेफिनेटली 6 पावर n जो होगा वो क्या होगा, कैन बी डिविजिबल ऑफ 5, यानी कि वो 5 की टेबल में आ जाएगा, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 6 पावर n क्या है, थोड़ी सी इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि 6 पावर n है, जहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि हेयर n इज नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो इस हिसाब से इसको जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो वो ये हो सकता है, देखो नेचुरल नंबर बोला गया है तो आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू आपके पास 1, 2, 3, 4 और इस तरह से बढ़ते जा सकते हैं। 1 से स्टार्ट करना है आपको। तो 6 पावर 1 होगा तो आपके पास रिजल्ट 6 आ जाएगा। 6 पावर 2 होगा तो आपके पास रिजल्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह से आ सकता है रिजल्ट। नेक्स्ट अगर 6 पावर 3 है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास 6 पावर 4 है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी इस तरह से पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ 6 आ गया, यहाँ आप कह सकते हो 36 आ जाएगा, और इधर फर्दर अगर आप करोगे तो ये आपके पास 216 आ जाएगा। और इसके आगे भी अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट आते चले जाएंगे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो सबके लास्ट में डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 0 नहीं आ रही है। या इसे आप इस तरह भी समझ सकते हो कि इसकी अगर 2 पावर n की 6 पावर n की अगर मैं बात करूं तो 6 पावर n को आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं कि 6 पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n, यानी कि जो इसका जो रिजल्ट होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n, जो इसका जो रिजल्ट होगा वो कभी भी आपका ये कह सकते हो कि भी ये जो रिजल्ट है आपका रिजल्ट वो हमेशा आपके पास नेचुरल नंबर ही आएगा, प्राइम नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 6 पावर n का जो रिजल्ट आपके पास है विल नॉट कम, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो कि रिजल्ट ऑफ 6 पावर n विल नेवर कम प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इसका रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कभी भी ये प्राइम नंबर रिजल्ट है। नेचुरल नंबर तो आ जाएगा बट प्राइम नंबर इसका रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि 6 पावर n की जो रिजल्ट होगा ये कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो फाइनली आप लिख सकते हो, नेक्स्ट आप आगे लिख सकते हो कि देयरफॉर 6 पावर n, आप इस तरह लिखोगे कि देयरफॉर 6 पावर n विल नेवर एंड
विद डिजिट 0, ठीक है। कभी भी डिजिट 0 के साथ ये कभी भी एंड नहीं होगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हो कि ये कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इसे वेरीफाई कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, नेवर एंड विद डिजिट 0, 0 डिजिट के साथ ये एंड कभी नहीं होगा। बल्कि लास्ट में क्या आ रहा है हमेशा हमारे पास 6 हर बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, फर्दर 6 आ रहा है। यानी कि जब भी हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में क्या हमारे पास 6 ही आ रहा है, डिजिट 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 2 डिफरेंट नंबर गिवन है, जैसे इसमें क्वेश्चन में भी मेंशन है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी आपके पास ये 2 डिफरेंट नंबर है। इसे एज्यूम कर लेता हूं मैं नंबर 1 फर्स्ट नंबर है और इसे एज्यूम कर लेता हूं ये सेकंड नंबर है। इन दोनों नंबर के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, ये आप क्यों है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कंपोजिट नंबर जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको ये कंपोजिट नंबर होता क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप नंबर को डिफाइन करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर आप कह सकते हो कंपोजिट नंबर होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है या इनकी मीनिंग क्या है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी नंबर अगर आप वो खुद से डिवाइड होती है, खुद से मल्टीप्लाई होता है, सो इटसेल्फ कह सकते हो इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, और फिर या फिर 1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो नंबर होगा वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है या उसके फैक्टर से खुद से डिवाइड होगा और 1 से होगा, तो उसे आप प्राइम नंबर बोल सकते हो। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो खुद से भी डिवाइड हो सकता है और किसी और से भी डिवाइड हो सकता है, यानी उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो आप ये कहोगे 2, 3, 5, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 11, 13। अब इन सारे नंबर को देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर एक ऐसे एग्जाम्पल है, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे। चाहे 2 की बात करो, 3 की बात करो, 5 की बात करो, 7, 11 या 13। 1 को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि 1 किस में आता है, 1 को छोड़ करके हम 2 से जो स्टार्ट होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, खुद से तो डिवाइड होते हैं, इसके साथ साथ इसके अलावा ये दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं, देखो यहां से मैंने 4 गायब कर दिया था, 4 यहां लिख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर अगर मैं बात करूं 6 की बात करूं, या फिर 6 के बाद 8 की बात करूं, 9 की बात करूं, 10 की बात करूं, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब कंपोजिट नंबर कैसे, जरा इसके बारे में समझो। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 अपने टेबल में तो आएगा और इसके अलावा वो 2 के टेबल में भी आएगा, यानी कि ये 2 का भी फैक्टर हो सकता है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप 6 के बारे में भी समझ सकते हैं, जो 6 आपके पास जो नंबर है वो ये भी कंपोजिट नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल से भी हो सकता है, और 1 से तो होगा ही होगा, और 6 से तो होता ही है। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो खुद से, यानी कि इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड होंगे, और इसके अलावा अदर देन खुद सेल्फ, यानी कि इटसेल्फ के अलावा और भी किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेक करनी होगी कि ये जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट, ये फर्स्ट नंबर का रिजल्ट, और उसके बाद जो सेकंड नंबर है इसका रिजल्ट, क्या ये अपने अलावा और दूसरे टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद मैं आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आपके पास है उसे करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूं मैं, यहां पे नंबर लेट कर लेता हूं, लेट नंबर फर्स्ट, जो नंबर फर्स्ट है उसे मैं n1 लेट कर लेता हूं ताकि मुझे याद रहे। और n1 की जो वैल्यू है आपके पास वो कुछ इस टाइप से है, एक बड़ी सी वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, और प्लस में भी 13 है। तो इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड प्लस 13, यानी कि इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा सा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं कॉमन लेके करूं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो 13 यहाँ पे दोनों टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ से मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ। जब इसे बाहर आप कॉमन में लोगे तो आपके पास ये 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, यहाँ से, और ये 1 रह गया, 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 1 लिखना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया,
और ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो n हो गया यानी फर्स्ट नंबर जो है ये 13 का भी मल्टीपल, 13 भी इसके फैक्टर बन गए, है ना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई बाय ये कंप्लीट नंबर, यानी कि ये आप कह सकते हो 7 को मल्टीप्लाई बाय 11 से करोगे 77 प्लस 178, यानी कि अब ये जब रिजल्ट आपके पास ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 जो इसका जो रिजल्ट आएगा, और ये यानी कि 13 यहाँ पे क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि 13 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ n1, और n1 यहाँ पे क्या है, n1 आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 फैक्टर ऑफ n1, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर की कंडीशन ही यही है आपके पास कि भाई ये इसके जो मल्टीपल्स होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे, बहुत सारे फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो 13 इसका फैक्टर निकल के आपके पास आ गया। तो आप ये कह सकते हो जो n1 है यानी ये जो पूरा कंप्लीट नंबर है आपके पास, ये पूरा कंप्लीट नंबर ये आपके लिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट नंबर के लिए कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर के पहले आप ट्राई करो, जो कि ये आपकी बुक में गिवन है। ये बड़ी सी एक तरह से जो मल्टीप्लिकेशन में जो आपको पूरा दे रखा है, इसको लेके आप कर सकते हो। पहले एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। तो देखो जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, चलो मैं ही करवा रहा हूँ। जिस तरह से हमने फर्स्ट इसका नंबर किया था, n1 के लिए सॉल्व किया था, उसी तरह n2 के लिए भी अगर मुझे सॉल्व करना हो, ये सेकेंड नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले लिख लूंगा लेट n2 जो कि है आपके लिए नंबर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ नंबर सेकंड है ये हमारे लिए, और इसकी वैल्यू जो है एज इट इज जो भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू को भी एक बार नोट कर लेते हैं। जो आपके पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर प्लस में 5 है। तो जैसे ये वैल्यू है आपके पास एज इट इज, मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और प्लस में आपके पास 5 है। तो ये अगर आप इस पूरे एक्सपेंशन को अगर आप देखोगे तो इसे आप ब्रेक करके कुछ इस तरह लिख सकते हो कि जो n2 की जो आपके पास वैल्यू है, इसमें ये देखो 5 यहाँ पे भी है, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म के पास भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैं 5 को कॉमन लूंगा तो 5 क्या होगा, एक तरह का फैक्टर हो जाएगा, इस पूरे कंप्लीट नंबर का फैक्टर बन जाएगा। कैसे, जरा देखो ध्यान से। ये 7 आ गया, 6 आ गया, 5 ले चुके हैं, चाहे तो 1 लिख लो या नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। बट जब प्लस माइनस में होता है वहां लिखना मैंडेटरी हो। अच्छा 3 रह गया लगता है, तो यहाँ पे जो 3 रह गया था, इस 3 को और लिख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई में 3 में और लिख लेता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। ध्यान रखना ये 3 स्किप हो गया था, मैं लिख नहीं पाया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो n2 जो नंबर है, यानी जो सेकंड नंबर है हमारे पास, नंबर सेकंड जो हमारे पास, उसका एक फैक्टर हमारे पास क्या बन के आ गया, 5 इसका एक फैक्टर बन के आ गया। तो आप लिख सकते हो कि 5 इज one of the factors of n2, जो n2 की वैल्यू भी लिख सकते हो आप कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद में प्लस 5। इस पूरे नंबर का ये जो पूरी जो वैल्यू है कि आप लिख सकते हो 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ n2 तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर कि n2 यानी कि जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर। तो ये जो नंबर आपके पास है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब कंपोजिट नंबर की वजह क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे जो 5 है इसका एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर बन के आ रहा है। अब कंपोजिट नंबर के लिए यही मैंडेटरी है आपके लिए कि अगर उसके फैक्टर खुद के अलावा और भी दूसरे नंबर निकल के आ गए तो वो कंपोजिट नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो इसके जो फैक्टर होते हैं वो खुद होते हैं या फिर 1 होते हैं। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो खुद और 1 के अलावा जो नंबर है वो खुद तो हो गई होगा और 1 तो हो गई होगा, इसके अलावा और जो बाकी नंबर है वो भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 सेकंड नंबर में बन के आ गया। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो यहाँ हमारे पास 13 बन के आया था, जिस वजह से आप कह सकते हो ये क्या हो गया आपके लिए, कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या है और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है एक तरह से आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम है, रियल नंबर के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम है, जहां हम ये एलसीएम या फिर एचसीएफ की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हमें क्लियर हो पाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन इसमें ये है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक खेल का मैदान है, स्पोर्ट्स फील्ड है, और उसका जो शेप आपके लिए बोला जा रहा है सर्कुलर शेप में है, यानी कि गोल शेप में, क्रिकेट ग्राउंड के टाइप का आप बोल सकते हो रफली। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है और वो जो ड्राइव करती है, यानी कि गाड़ी चला करके ड्राइव करके 18 मिनट के अंदर इसका एक चक्कर कंप्लीट कर देती है। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और जो रवि है वो इसका एक राउंड लगाने के लिए, यानी कि मान लो इनके पास कार है और ये लोग चक्कर लगाते हैं, तो रवि को तो 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब आपके लिए बोला जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि वो दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट पे, यानी कि मान लो यहां से इन दोनों ने स्टार्ट किया, रवि ने भी स्टार्ट किया और रवि के अलावा सोनिया ने भी स्टार्ट किया। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और टाइम भी है एक साथ, यानी कि दोनों अगर मान लो 4 AM तो 4 AM ही स्टार्ट किया, 5 AM तो 5 AM ही स्टार्ट किया, या फिर आप कह सकते हो कि 3 PM, यानी किसी भी टाइम पे स्टार्ट किया, लेकिन दोनों का जो टाइमिंग है स्टार्ट करने का सेम टाइम है, यानी कि एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों का जो मूवमेंट है सेम डायरेक्शन, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको सर्कल दिख रहा होगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, तो मान के चलते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन लगा रहे हैं इस फील्ड का। ठीक है, गो इन द सेम डायरेक्शन का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि दोनों, चाहे रवि की बात कर लें चाहे सोनिया की बात कर लें, कि दोनों के दोनों ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, ये आपको बताना है, यानी कौन से मिनट पर, कितनी मिनट बाद ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे, और वो कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, यहां पे दोबारा मिल जाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो इनका जो आपके पास टाइमिंग गिवन है कि टाइम टेकन बाय द सोनिया 80 मिनट, टाइम टेकन बाय द रवि इज 12 मिनट, इन दोनों का जो एलसीएम निकालोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लोगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज ले लोगे, तो फिर लिखोगे टाइम टेकन बाय सोनिया। तो सबसे पहले सोनिया ने जितना भी टाइम लिया है तो पहले वो लिख लेते हैं, तो सोनिया ने यहाँ पे 18 मिनट लिया है। ठीक है, अच्छा रवि की बात करें तो लिख सकते हो टाइम टेकन बाय रवि, कि रवि ने कितना टाइम लिया है, तो आप देखोगे रवि ने यहाँ पे 12 मिनट लिए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि ये 18 मिनट और ये 12 मिनट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें कि दे मीट, दे का मतलब यहाँ पे कि रवि एंड सोनिया विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट एट, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। इस 12 और 18 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंबाइंड एलसीएम निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 के, क्योंकि जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, तो उस प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करोगे। उसके बाद ये 6, अभी तक 2 से डिवाइड हो सकता है 6, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3, और ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे एज इट इज 9 नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर जो हमारे पास 3 है, तो 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, और नेक्स्ट स्टेप पे ये पूरा कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि आप ये कह सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट पे, यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। ठीक है, दे विल मीट अगेन, तो यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों के दोनों, ये जो सर्कुलर फील्ड है इसमें ये दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 12 का और 18 का जो टाइम टेकन है उसका हमने एलसीएम कैलकुलेट किया और फाइनली अपने आंसर पे आ गए।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। 1.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जो आपको नेक्स्ट देखनी है वो एक्सरसाइज 1.3 देखनी है इसके बाद। ठीक है, तो अगर आपने 1.1 मिस कर दिया है तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास 10th की वीडियो का दे रखा है, तो आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है संस्कृत की वाली वीडियो, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर वगैरह और बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल है यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करो। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आपको कुछ सब क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरी इस आईडी से, और जहां आप मुझे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।